गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं राकेश कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का जो चैप्टर है, पाँचवा और छठा चैप्टर है, अर्थव्यवस्था और आजीविका, और दूसरा जो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन को मैं लेकर के आया हूं। और 10वां का जो क्रैश कोर्स के अंतर्गत यह विषय लाया गया है। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत यह कार्यक्रम लाया गया है और यह कम समय में यानी एक सेशन में आपका आज के सत्र में 2 विषयों का यहाँ पर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी कहा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो मुख्य बिंदु है, इस दोनों चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, तो देखेंगे कि कोई भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसी की अर्थव्यवस्था के अनुसार वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनकी आजीविका उन पर निर्भर करती है। और यह जो चैप्टर है इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और एक यदि संभावना बनती है, जैसे ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही कि जैसे एक आपको देना है आंसर, तो उसमें 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से इस चैप्टर से एक प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन का भी रहता है। तो आजीविका आप समझ रहे हैं कि जैसे ही जब नागरिक अपने जीवन निर्वहन के लिए जो व्यवस्था या क्रियाकलाप अपनाते हैं उसको आजीविका कहा जाता है और जिस पर आधारित है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी देश के लिए जो अर्थव्यवस्था का जो कारण बनता है या तो कृषि बनता है या फिर उद्योग बनता है, ठीक है। तो इस आधार पर इस चैप्टर का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत इन्हीं सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जैसे शहरीकरण और शहरी जीवन, शहरीकरण कैसे हुआ, शहरीकरण किसे कहते हैं। तो शहरीकरण कहने का मतलब है कि जब कस्बा और नगर के रूप में जब व्यवस्थित होने लगते हैं, ग्राम क्षेत्र जहाँ पर अधिक सुविधाएं बढ़ जाती है, आवागमन की, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, तो उसका शहरीकरण होने लगता है। और जब शहरीकरण हो जाता है तो उसके अंतर्गत शहरों में जो जीवन बसर होती है या जीवन कहा जाए कि जीवन यापन के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको शहरी जीवन के रूप में इसमें अध्ययन किया गया है। तो हम अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर कि इस चैप्टर से, इस अध्याय से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे इसमें है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना भारत के बारे में चर्चा की गई है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। उसी तरह से औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, जैसा कि आप लोग सभी अध्याय में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन करंट के तौर पर आपको अभी तत्कालिक जो, क्योंकि अभी 1 महीना आपको एग्जामिनेशन का बचा है लगभग, तो उस दौरान से अभी से आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में यह कंटेंट रहेगा और इसके आधार पर आप परीक्षाओं में अपना उत्तर दे पाएंगे। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। उसी तरह से भारत में पहले जो कपड़ा मिल खोला गया था, पहला जो कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खोला गया था, वह खोला गया था कावस जी नानाजी दाभार ने खोला था, जो कि इसका आंसर जैसे देख सकते हैं आप डी है। और इसको आप अभी मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप सुनेंगे और जो इसका कंटेंट्स है आपको पीडीएफ के तौर पर दिया गया उसको भी आप देखेंगे तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो जूट मिल स्थापित किया गया था भारत में, वो था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। उसी तरह से इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। तो 1918 ईस्वी में प्रथम बार इंग्लैंड में सभी वयस्क जो थे 18 से उम्र से अधिक जो स्त्री और पुरुष थे उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। और स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार, एक मशीन का आविष्कार हुआ था। तो यह एक सूत काटने वाला मशीन था जिसको बोला जाता था स्पेनिंग जेनी। तो उसका आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में, ठीक है।
भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? यह जो हुआ था घटना 1881 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी और वहाँ जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ था 1857 के बाद, तो यहाँ पर सर्वप्रथम भारत फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था 1881 ईस्वी में। उसी तरह से वाटर फ्रेम किसने बनाया था? यह भी एक मशीन था जिसके द्वारा सूत काटा जाता था, जिसको स्पिनिंग फ्रेम भी कहा जाता था। जो किसने बनाया था इसको? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। ठीक है। और इसी प्रकार स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? यह प्रश्न पिछले 2 परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो आविष्कारक था जेम्स हारग्रीव्स था। जेम्स हारग्रीव्स था। और उसी तरह से भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग का प्रारंभ किया गया था भारत में सबसे पहली बार। और जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की थी? वह 1907 में की थी जमशेदपुर में, जबकि उस समय बिहार में ही था। और 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो यह जो घटना घटी थी 1920 ईस्वी में घटी थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? यह इंग्लैंड में चला था। एक समय ऐसी घटना हुई थी कि मजदूरों का शोषण किया जाने लगा था। जब मजदूर संगठित होकर के आंदोलन किए तब 10 घंटा काम करने के लिए एक आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन बहुत प्रचलित रहा था। और फिर बाद में जाकर के विश्व में कई देशों में इसे अपनाया गया। और यह जो 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। उसी तरह से 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? उसी क्वेश्चन का है, जमशेदपुर में किया गया था। केवल उसमें पूछा गया था, ईयर पूछा गया था, आपको वर्ष पूछा गया था कि किस वर्ष किया गया था? 1907 में। और कहाँ किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। और यदि राज्य पूछे तो उस समय बिहार राज्य में ही जमशेदपुर स्थापित था। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो इस तरह से इसमें रॉबर्ट फुल्टन ने फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल, रॉबर्ट फुल्टन ने, जॉन के ने किया था। जॉन, ए आंसर है देखिए इसका, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक किसने किया था? तो वह हम्फ्री डेवी किया था। सेफ्टी लैंप क्या था कि खनिज में कोयला के खदान में जब जैसे वहाँ प्रकाश नहीं था तो वहाँ पर एक हेड में लाइट लगाकर सेफ्टी लैंप का प्रयोग करते हुए वहाँ तक खदानों में पहुँचा जाता था। और इस सेफ्टी लैंप के आविष्कार के कारण बहुत सरलता से लोग खदानों में आना जाना प्रारंभ किया। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? वह 1910 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति के बारे में आपने देखा भी होगा, अध्याय में पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या था कि इंग्लैंड का जो अर्थव्यवस्था था वह कृषि पर आधारित था। और जैसे जैसे वहाँ कृषि पर आधारित, एक समय ऐसा था कि 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित थे। लेकिन जब वहाँ की आवश्यकता, जैसे वहाँ कपास की खेती अधिक होती थी, सूत काटने की आवश्यकता अधिक थी और इसी के कारण वहाँ पर मशीनों का आविष्कार हुआ और वह मशीनों के द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। और यही कारण बना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जैसा कि कहावतों में आपने सुना है। और वही आवश्यकता ने मशीनों का निर्माण संभव हुआ और वही मशीनों से वहाँ पर सबसे पहला जो आपका कहा जाए औद्योगिक उद्योग जो विकसित हुआ तीव्र गति से, हुआ था वस्त्रों का उद्योग। जैसे कि कपास काटने का मशीन आ गया, फिर सूत काटने का मशीन आ गया, फिर कपड़ा बनाने का मशीन बनने लगा, फिर जेम्स वाट के ने वाष्प इंजन का जब आविष्कार किया तो वहाँ पर मशीनों का आसानी से नियंत्रण हो सका। ठीक है। तो इस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो यह वस्त्र उद्योग से सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। और निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो यहाँ पर धर्म, जैसे देखिएगा राजकीय संरक्षण,
राजकीय संरक्षण कहने का मतलब है कि उद्योगों को राज्य स्तर से उनको संरक्षण मिला। दूसरा था कृषि क्रांति। कृषि क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ कि जो क्रैश क्रॉप थे, जैसे ईख का उत्पादन, कपास का उत्पादन और जो भी कैश क्रॉप थे, उसका जब क्रांतिकारी तौर पर उसका उत्पादन होने लगा तो उसके वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीन की आवश्यकता हुई और इस तरह से उद्योग का विकास हुआ। और वैज्ञानिक आविष्कार, यानी कहा जाए तो यह तीनों जो है, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक अधिकार, वैज्ञानिक आविष्कार जो रहे वह औद्योगिक क्रांति के कारण रहे। लेकिन धर्म सुधार और आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा प्रश्न में औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो कौन सा नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, इसका आंसर होगा। ठीक, उसी तरह आगे चलिए। जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया था। जब पावर लूम का आविष्कार जब इसने किया एडमंड कार्टराइट ने, तो बहुत तीव्र गति से बहुत कम समयों में अधिक वस्त्रों का निर्माण, यानी अधिक कपड़ों का निर्माण संभव होने लगा, जो कि अभी भी देखेंगे तो कहीं आपको यदि मौका मिले आप जाएं जहां पर वस्त्र निर्माण होता है तो पावर लूम का अभी भी बहुत चर्चा होती है और बहुत ही सरल तरीके से और बहुत एक मतलब अधिक मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन इससे संभव हुआ। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। उसी तरह से निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण जब मिलने लगा तो उस तरह से उद्योग पनपने लगे। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि जब कभी भी आप कहीं भी देखें, किसी भी देश में देखें कि जब तक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तब तक किसी भी उद्योग का अपना आसान या सरल नहीं होता है। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ पर लोगों को प्रशंसा की गई और उसमें आने के लिए उन्हें उत्साहित किया गया। और फिर पहली बात तो कि आसानी से उत्पादन प्रारंभ हुआ, बाजार भी उसे औपनिवेशिक जो बाजार थे, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड का क्या था, इंडिया एक उपनिवेश के तौर पे था, तो इंडिया तो एक तरह का विश्व का सबसे बड़ा बाजार के रूप में उभरा उपनिवेशवादियों के द्वारा। और इस तरह से इन्होंने ऐसा राजकीय संरक्षण दी और उद्योगों का जब आविष्कार हुआ तो उत्पादन बढ़े और उस उत्पादन के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया। ठीक है, तो इस तरह से किस कारण सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण के द्वारा। और AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह भारत से संबंधित प्रश्न है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इसका दूसरा चैप्टर आप देखेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर में क्या था? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अब इसमें देखें अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है। अब यहाँ देखें कि जब अस्थायी कृषि स्थापित हो जाती है तो सबसे पहला जमाव किसका संभव होता है? तो संपत्ति का संभव होता है। अस्थायी कृषि करने का मतलब क्या कि अब लोग अस्थायी जीवन बसर करने के लिए एक जगह और एक बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन करना शुरू करते हैं। तो आवश्यकता से अधिक जब कृषि का उत्पादन होना प्रारंभ होता है तो क्या होता है? वहाँ पर संपत्तियों का जमाव होता है। और यही प्रश्नों के उत्तर में पूछा गया है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है। तो इसमें आपका आंसर है संपत्ति का जमाव होता है। और लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? यह हुआ था 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य। देखिए, जब शिक्षा का अनिवार्य इसलिए किया गया क्योंकि देखा गया कि उद्योगों के कारण शहर विकसित होने लगे। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो शहरों का विकास होना संभव हो गया और उस स्थिति में देखा जाने लगा कि कामगारों के लिए एक शिक्षा की आवश्यकता थी और शिक्षा तभी संभव था जब सभी लोग शिक्षित को शिक्षा पाने का अवसर मिले। तो उस स्थिति में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 ईस्वी में लागू की गई। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसमें श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग मतलब जिनके पास पूंजी थे और उसी के द्वारा वह उद्योग का निर्माण किए और उनके उद्योगों में काम करने वाले लोग श्रमिक थे।
और जो कि पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि देखेंगे कि जब बाद में आंदोलन हुआ मजदूर श्रमिक संगठनों का, तो बिना कारण से कोई आंदोलन संभव नहीं होता है। जब शोषण के शिकार हो रहे थे, इन्हें अपने जो अधिकार थे उनको संरक्षित करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, और इस तरह से कारण बना कि जब शोषण हुआ तभी यह कारण बना कि आंदोलन हुए, और फिर तब जा करके इनके अधिकारों का सुरक्षा प्रदान किया गया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा था? श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। ठीक है, कैसे महानगरों में होता है? जैसे कि आप जब इसका देखेंगे, आप चिंतन थोड़ा करेंगे तो देखेंगे गांव की संख्या की अपेक्षा आपका ब्लॉक का संख्या अधिक होता है। ब्लॉक से जब ऊपर जाएंगे अनुमंडल में अधिक होता है। जो बसाव होता है उसका घनत्व, जैसे कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होती है उसके आधार पर आप देखेंगे, उसके रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो आप देखेंगे महानगर यानी नगरों की अपेक्षा महानगरों की जो जनसंख्या घनत्व होती है वह सबसे अधिक होती है। तो यही आंसर के तौर पर पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ग्राम में नहीं होता है, कस्बा, नगर, महानगर में सबसे अधिक होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? इसमें था मध्यम वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शहरीकरण हुआ तो उस दौरान देखा गया कि जो काम करने वाले लोग जो कामगार थे, जो इनको की एक निश्चित क्या कहा जाए, उनको निश्चित आय होती थी काम करने से, जिनको नियत वेतन या पारिश्रमिक भुगतान किया जाता था, वह मध्यम वर्ग के थे। और इन्हीं मध्यम वर्गों के द्वारा बाद में चल करके आपका श्रमिक आंदोलन संभव हुआ, और तब जा करके श्रमिकों के और मध्यम वर्ग के जीवन यापन में सुधार आई और उन्हें शिक्षा सही मिल पाया, सही स्वास्थ्य के लिए उनको सरकारी सुविधाएं मिल पाई। और इसी तरह से देखा जाए तो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया कौन था? मध्य वर्ग या बुर्जुआ वर्ग भी इसको कहा जाता है। आपका सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यहाँ देखिए, आप जब इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर सामंती अर्थव्यवस्था आई थी, सामंतवादी व्यवस्था आई थी। उसके अंतर्गत क्या था कि बड़े बड़े भूभागों पर एक व्यक्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे सामंत कहा जाता था। वह व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था कही जाती थी। और जैसा कि जब वहाँ पर काम करने वाले लोग का शोषण होने लगा तो वहाँ से लोग शहरों की ओर भागे। और शहरों की ओर क्यों भागे? क्योंकि शहर की तरफ उद्योगों का निर्माण होना शुरू हुआ, मशीनीकरण का युग आया। तो कृषक के यहाँ से सामंतवादी व्यवस्था से हट करके लोग कंपनियों में या उद्योगों में काम करना पसंद करने लगे, क्योंकि वहाँ अधिक शोषण हो रहा था। तो इस आधार पर क्या हुआ कि एक प्रगतिशील प्रवृत्ति का बढ़ावा मिला। और यही प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था के प्रति प्रवृत्ति बढ़ी? तो यह थी प्रगतिशील प्रवृत्ति का। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर होगा प्रभाव क्षेत्र। आधुनिक शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आधुनिक व्यक्ति के द्वारा ही शहरों का शहरीकरण तीव्र गति से हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति आधुनिकता की ओर प्रभावित हुए और वह आवश्यकता के अनुसार अपने चीज़ों को आविष्कार करने लगे, या फिर अपनी वस्तुओं का निर्माण करने लगे, या फिर उनके ऊपर वो निर्भर होने लगे, और जिससे कि उसी कारण से क्या हुआ कि उनके जो सुख सुविधाओं में जब वृद्धि होने लगी, तो इस तरह से शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है कि इन्हीं के आधुनिक व्यक्ति के कारण ही शहरों का शहरीकरण तीव्र गति से हुआ। देखें, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? यह 40 लाख पहुँच गई थी। 10 लाख से 40 लाख तक पहुँच गई थी। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसमें आप देखेंगे आंसर इसका है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था।
और उसी तरह से आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? गहन रूप से प्रभावित किया, तो यह था शहरीकरण को। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को, यानी किसके रूपों को सबसे गहन रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो किसको किया? शहरीकरण को किया। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, लौह एवं कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? जैसे कि कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण, क्योंकि औद्योगिकरण के लिए सबसे पहले तो एक ढांचागत जो निर्माण होता है वो संभव होता है लोहा से। जब तक उसका फ्रेमिंग नहीं बनाएंगे, जब तक उसका मशीन का उपकरण नहीं बनाया जाएगा, तो उसके लिए लोहे की आवश्यकता होगी। और उसी तरह से उसमें सबसे मजबूत लोहे का निर्माण में किसका योगदान रहा? कोयला का योगदान रहा। पहले क्या था कि कोयला का जो क्षमता था वह बहुत ही कमज़ोर था, जो लकड़ी कोयला पहले लकड़ी के कोयले से बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे भट्टियों में खादान के कोयले को उपयोग किया जाने लगा, तो उसके ताप की क्षमता में वृद्धि हुई, और उस ताप के क्षमता के वृद्धि से लौह उद्योग का विकास हुआ। और यही सबसे पहला कारण रहा कि यह जो घटनाएं घटी वह कहाँ घटी? इंग्लैंड में घटी। और जब भट्टी का निर्माण हुआ, भट्टी में कोयले से लोहे बनाए जाने लगे, और उससे फ्रेमिंग जो आधारभूत ढांचा है उद्योगों का वो तैयार होने लगा, और वहीं से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। और इन्हीं को यहाँ पे आंसर में लिखा गया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको देख सकते हैं। आपका नोट्स पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। उसी तरह से औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति में क्या है कि जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा कम समय में अधिक किया जाने लगा, ठीक है, तो वो औद्योगिकरण कहलाया। ठीक है, औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? जैसे भारत के बारे में चर्चा की गई है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 में हुई, और भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके। औद्योगिक आयोग की स्थापना 1916 में हुई, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि किन किन क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण किया जा सके और वहाँ पर कितनी अर्थव्यवस्था, कितनी पूंजी की आवश्यकता है, इसका पता लगाया जा सके, इसके लिए इस आयोग का गठन हुआ था। औद्योगिकरण के क्या कारण थे? अब यहाँ पर देखें, औद्योगिकरण के क्या कारण थे। इसमें क्या है? औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण कारण में निम्नलिखित नए नए मशीनों का आविष्कार, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, सस्ते श्रम की उपलब्धता एवं यातायात की सुविधा, यही कारण रहे कि औद्योगिकरण संभव हो सके। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? यह जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको 2 नंबर का या फिर लॉन्ग आंसर में भी दिया जा सकता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब यदि आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, उसका भी आप आंसर उसको आप व्याख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप करण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें औद्योगिकरण से अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें बृहद पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसमें मशीनों के द्वारा मशीनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, औद्योगिकरण में। इसी तरह फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं 2 कारण, यानी मशीनों के नए नए यंत्रों का आविष्कार और उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। जैसे फैक्ट्री का निर्माण कब होता है? जब मशीनों का उपयोग करते हुए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और देखते होंगे आप कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है, ठीक है, तो वहाँ मजदूरों को काम करने की आवश्यकता होती है, और वहाँ जब मजदूर काम करने जाते हैं तो वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। और इसी तरह से एक फैक्ट्री प्रणाली बनी और यह जा कर के बड़ा रूप ले लिया, और प्रणाली का रूप लेते हुए फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? जैसे यहाँ पर देखिए है क्या कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। तो आप यहाँ लघु और कुटीर उद्योग का चर्चा इसमें करना है। सबसे पहले जब वस्तुएं बनाई जाती थी तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे,
लघु मतलब छोटे पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता था, और कुटीर मतलब घरों में ही वस्तुओं का निर्माण होता था और जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उससे वहाँ पर वो उपलब्ध होता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो उनकी क्वालिटी थी, इंग्लैंड में जब कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति हुई थी तो हर घरों में जैसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, चमड़ों के कार्य किए जाते थे, छोटे छोटे लकड़ियों के से वस्तुएं बनाई जाती थी। तो वहाँ पर जो वस्तुएं बनाई जाती थी वह उसको बनाने में समय लगता था। ठीक है, और जब औद्योगिकरण हुआ तो यह कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हुए। लेकिन यदि सेम वही भारत में देखें तो उस समय सबसे विश्व का सबसे समृद्ध कुटीर और लघु उद्योग जो था वो भारत का था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ही कुशल श्रमिक होते थे और यहाँ का जो वस्तु का निर्माण होता था उसमें सुंदरता होती थी और विदेशों में जाती थी तो वह बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती थी। ठीक है, तो वहाँ के लिए सहज था कि कुटीर और लघु उद्योग को समाप्त करते हुए उद्योगों का निर्माण संभव था। लेकिन यहाँ के लिए यह जो मशीनीकरण का युग आया यहाँ पे, तो यहाँ पर लोगों को बहुत हानि हुई। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, भारत की जो व्यवस्थाएं थी, तो अंग्रेजों ने जब यहाँ अपना फैक्ट्री प्रणाली को जब लागू किया, उद्योगों को बढ़ावा दिया, तो यहाँ पर जो कुटीर और लघु उद्योग में जो लोग लगे हुए थे उनका रोजगार छिन गया और जिससे कि इनको बहुत क्षति का सामना करना पड़ा। यहाँ पर फिर देखिए एक 9वां क्वेश्चन है, भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ? तो यहाँ पर यहीं पे है 1850 के बाद जब अंग्रेजी सरकार ने औद्योगिक नीतियों, मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाए, तो रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात बढ़ी, जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इससे भारतीय उद्योगों का निरौद्योगिकीकरण हुआ। यानी कहा जाए तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भारत में कुटीर और लघु उद्योग को समाप्त करते हुए जब यहाँ पर बढ़ावा दिया गया औद्योगिकरण का, तो इस स्थिति में यहाँ के जो छोटे और लघु उद्योग थे वो वह प्रभावित हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री का परिचय देना है इसमें। तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए और महिलाओं के भी काम के घंटे एवं मजदूरी तय किए गए। यह सब कब क्यों हुआ? जब श्रमिकों का शोषण होने लगा और जब आंदोलन हुआ तब जा कर के यह अधिनियम बनाए गए। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू उद्योगों में मशीनों का उपयोग नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वस्तुएं घरों में निर्माण होते थे, यानी उसमें मशीनों का उपयोग न के बराबर होता था और अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे लोग, तो उसको घर में ही निर्माण करते थे, उसको घरेलू उद्योग का दर्जा दिया गया। इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? इस तरह से आप देखें तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के तौर पर इसमें मैं दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले करके आप पढ़ सकते हैं और इसको आप एक नहीं करीब करीब 2, 3 बार 4 बार पढ़ें। आप इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सेट दिया गया है। जैसे कि आपको वर्तमान समय भारत में कितने स्टील प्लांट हैं, तो आप इससे देख सकते हैं कि अभी 7 हैं, 7 का इसमें नाम दिया गया है। जैसे स्लम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई? तो स्लम पत्ती कैसे हुआ था? जब शहरीकरण हुआ और फैक्ट्री प्रणाली जब विकसित हुई तो वहाँ पर लोग काम करते थे, मजदूर लोग या श्रमिक लोग, तो उनको रहने का जगह चाहिए था। तो फैक्ट्री के बगल में ही झोपड़ी नुमा व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की गई, जहाँ की वहाँ उनको रहने की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई और वही जो एरिया जो कहलाया वह स्लम पद्धति कहलाया। वो जो प्रोसेस था या प्रक्रिया कहा जाए तो उसको स्लम पत्ती कहा गया और यही स्लम पत्ती के द्वारा मतलब मजदूरों को वहाँ पर कोई भी जीवन व्यवस्था नहीं दी गई थी, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं थी और इस तरह से स्लम पत्ती का शुरुआत हुआ। आप
हाँ, अब देखिए यहाँ पर शहरी दूसरा जो चैप्टर है आपका यहाँ से शुरू होता है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, या शहर के किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं, शहरों में मध्यम वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालें। यानी कि मैंने कहा आपको शहरीकरण, यानी शहरीकरण का जब आप देखेंगे क्या, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियाँ कस्बों या शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कस्बा मतलब ग्राम से ऊपर वाले को लोग को कस्बा कहते थे, जो कि छोटा बाजार होता था, और उससे ऊपर जो अधिक विकसित होते थे या शहर कहा जाते थे, और बड़ी संख्या वाले शहरों को महानगर कहा जाता था। ठीक है, तो इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई जिसमें कृषि पशुपालन का स्थान कौन ले लिया, कृषि ले लिया। कृषि पशुपालन का स्थान कौन ले लिया, व्यापार ले लिया, शिल्प और उद्योग धंधों ने ले लिया। यानी कहा जाए कृषि को मतलब छोड़ते हुए उद्योग और व्यापार पर जब व्यवस्थाएं आश्रित हो गई, तो फिर शहरीकरण का विकास तीव्र गति से होने लगा। शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, तो यहाँ पर कौन कौन सा शहरों में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, अधिकतर व्यापार, या फिर वहाँ पर शिक्षा देने का कार्य होता है, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, यातायात। शहर गतिशील अव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान होती है उसमें उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। जैसा कि आप देखा कि शहर में एक शहरों, जब अभी के समय के अनुसार तुलना करें, आप शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर क्या देखते हैं आप, गांव और शहरों में क्या अंतर है। गांव क्या होता है, जो सुविधा विहीन होता है, जहाँ पर सुविधा, जैसे अब तो जैसे सभी गाँवों में बिजली की व्यवस्था हो गई, लेकिन जब नहीं थी तो क्या होता था, सूर्यास्त के बाद सभी लोगों के घर में अंधेरा छा जाता था। ठीक है, और वही टाउन में देखा जाए तो यहाँ 24 घंटा बिजली की उपलब्धता रहती है। यहाँ शिक्षा का क्षेत्र होता है, स्वास्थ्य का, यहाँ मेडिकल या हॉस्पिटल बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह की सुविधाओं, यानी सुविधा विहीन जो क्षेत्र होता है वो ग्राम कहलाता है, गांव कहलाता है, और जो सुविधा से युक्त जो क्षेत्र होता है वो शहर कहलाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें जो शहर में जो क्रियाएं जो होती हैं उसके बारे में इसमें चर्चा करना है। शहरों में मध्यम वर्ग की भूमिका, तो जो लोग वेतन भोगी होते हैं अधिकांशतः उन्हीं को मध्यम वर्ग कहा जाता है, समझ गए। और यह जो शहर में जो इनकी भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर शहरों का जो व्यवस्था है वो चलती है। क्योंकि देखा जाए तो देखें कि व्यापारी वर्ग क्या करता है कि जो वस्तुएं होती है एक जगह से दूसरे जगह लाने का, सामान बेचने का करता है, लेकिन उनके यहाँ काम करने वाले जो लोग होते हैं वह हम क्या होते हैं, वेतन भोगी होते हैं। यदि ये न रहे तो फिर न उद्योग का संचालन सही से हो पाएगा, न व्यापारियों का संचालन सही से हो पाएगा। इसलिए मध्यम वर्ग की भूमिका अधिक होती है शहरों के संचालन में। किन्हीं 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। यह 3 ही प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की व्यवस्था की रचना हुई या फिर निर्माण हुआ। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। देखिए, शहर ने समस्याओं को भी जन्म दिया है, जैसे बेरोजगारी की समस्या का, प्रदूषण की समस्या का। जैसे आप उद्योग लगा रहे हैं लेकिन उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो इस आधार पर क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो जा रहा है, जल प्रदूषित हो जा रहा है। तो यह क्या हो रहा है, शहर ने एक नई समस्या को भी निर्माण किया है। शहर और गाँव के में मुख्य अंतर के बारे में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह से इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यह लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इस वर्ष पूछा जाए। तो औद्योगिकरण इसको इस तरह से लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो उद्योगों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। जैसे जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत में भी मिल स्थापित हुए, जैसे जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना हुई, कोयले के खदान विकसित किए गए,
तो इस तरह से उद्योगों का विकास हुआ भारत में, इसका प्रभाव पड़ा। नागरिककरण को बढ़ावा मिला, यहाँ पर भी शहर बढ़ने लगे, क्योंकि उद्योगों का जब स्थापना हुआ, फैक्ट्री प्रणाली बनाई, तो उसके इर्द गिर्द वहाँ पे शहर बसने लगे। और कुटीर उद्योगों की अवनति हुई, यहाँ पर क्या हो गया, कुटीर उद्योग नष्ट किए गए, जिसके कारण यहाँ कुछ लोग प्रभावित भी हुए। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो फिर क्या किया कि इन लोगों के लिए भी कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया और इसके लिए आयोग स्थापित किए गए और इनकी समय समय पर सहायता की गई। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं नए सामाजिक वर्ग का हुआ, एक पूंजीपति वर्ग हो गया, एक श्रमिक वर्ग हो गए। तो इस तरह से इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। कुटीर उद्योग के महत्व में उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कुटीर उद्योग और महत्व, इसका जो है उपयोगिता महत्व देखेंगे कि यदि जब भारत में कुटीर उद्योग थे तब यहाँ बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं थी। पारंपरिक तौर पर घरों में वस्तुओं का निर्माण होता था और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग किया जाता था और छोटे छोटे बाज़ारों में उसको बेचा जाता था। और यहाँ के जो बनाए गए वस्तुएं थी वह बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। लोग कुशल कारीगर थे, ताकि विदेशी लोग उसको आसानी से उसे खरीद लेते थे। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता थी। आज जब नहीं है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग तो बेरोजगारी की समस्या अधिक हो गई है। तो इस तरह से इसमें चर्चा कर सकते हैं। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह आप देख करके पूरा जो आपका है डिस्क्रिप्शन में जो भी है दोनों चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्नों का उत्तर दिया गया है उसको आप देख लेंगे और एक या दो बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस दोनों चैप्टर से आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वही इसमें दिया गया है। आप उसको देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जो है कंटेंट्स है परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। और परीक्षा ही नहीं, आपके नॉलेज के लिए भी, आपका ज्ञान संवर्धन में यह बहुत भूमिका निभाएगा। तो इसे आप देखेंगे और अपनी ज्ञान को संवर्धित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।